हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो। हमने लास्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कर रहे थे, जिसके हमने 4 प्रिंसिपल ऑलरेडी उस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे विद एग्जांपल। आज की जो क्लास है वो भी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की क्लास है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि देयर आर 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड इन विच 4 प्रिंसिपल completed in last class and remaining 3 principle is completing here today। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट आया हुआ है जिसमें कुछ मैटर लिखा हुआ है, आप इस मैटर को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आइडेमिनिटी, जिसमें क्या लिखा था कि कंपनसेशन के रिगार्डिंग था कि अगर कंपनसेशन होता है तो वो हमें कैसे मिलेगा, उसके बारे में बात थी प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी। तो ये उसी का एक्सटेंड वर्जन है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। देखिए, एज पर दिस प्रिंसिपल आफ्टर द इंश्योर्ड मीन्स जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवा रखा है। मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मिस्टर एक्स, ठीक है, ताकि मैं याद रहे। इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। उसको कंपनसेट किया गया, मीन्स उसको पैसा दिया गया, किस लिए? फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज टू प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। उनसे अपनी कोई प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा रखी थी तो उसको इंश्योरेंस दिया गया। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासिस ऑन द इंश्योरर। तो इस प्रॉपर्टी का राइट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? बीमा कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, व्हेन कंपनी कंपनसेट टू एनी पर्सन फॉर एनी लॉस, then the ownership of particular properties who related to insured, then ownership is passed to the insurer। मीन्स उसको इंश्योरर के पास उसके राइट्स आ जाएंगे। इफ द डैमेज्ड प्रॉपर्टी हैज एनी वैल्यू लेफ्ट, और अगर डैमेज वैल्यू का कुछ प्रॉपर्टी जो बची हुई है उसका कुछ वैल्यू बनता है तो वो वैल्यू इंश्योर्ड को नहीं दिया जाएगा। मीन्स वो किसको हैंड ओवर कर दी जाएगी? वो इंश्योरेंस कंपनी को कर दी जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये मशीन है, मिस्टर एक्स की है, ठीक है। मिस्टर एक्स इसका ओनर है, उसने इसको क्या करा रखा है? इंश्योर्ड करा रखा है। अब कल को क्या हुआ, कोई डैमेज हो गया और मशीन ये क्या होगी? डैमेज होगी। आपने मशीन का इंश्योरेंस करवा रखा था और मशीन डैमेज होगी, तो अब इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो ये मशीन 1 लाख रुपए की थी और 1 लाख का आपने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपए दे देगी, लेकिन इसकी अगर कोई वैल्यू बचती है, मान लो ये हमारी स्क्रैप होगी मशीन और मशीन को हम 10,000 में सेल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 10,000 में सेल करेंगे। अब ये मशीन की जो ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी? ओनरशिप ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी। ओनरशिप ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगी ये। और अगर कोई भी इसकी वैल्यू बन रही होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसका जो स्क्रैप है वो 10,000 रुपये में सेल हो जाएगा, तो ये इंश्योरेंस के पास राइट नहीं है। अब ये राइट किसके पास आ जाएगा? ये इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट आ जाएगा कि इसको सेल करें। तो ये लिख रखा है कि इफ द डैमेज प्रॉपर्टी हैज एनी वैल्यू लेफ्ट, अगर डैमेज प्रॉपर्टी की कोई भी वैल्यू होती है, दैट कैन नॉट बी गिवन टू द इंश्योर्ड। मीन्स यहाँ पे मिस्टर एक्स को उसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी। दिस इज बिकॉज द इंश्योर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ऐसा नहीं कि वो इंश्योरेंस का पैसा भी ले ले और प्रॉपर्टी को भी बेच दे स्क्रैप में, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मीन्स दोनों काम नहीं कर पाएगा वो।
जैसे फॉर इस केस में मिस्टेक्स 1 लाख रुपीज उसका इंश्योरेंस का भी ले रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई और 10,000 का स्क्रैप भी बेच रहा है। तो अब ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जो इंश्योरेंस जैसे भी है उसको कंपनसेट क्या कर दिया कंपनी ने, तो जो प्रॉपर्टी के जो ओनरशिप के जो राइट्स है वो सारे इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी को पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिएगा ध्यान से। हम एग्जांपल और लेते हैं, उसके थ्रू और समझेंगे इसको, तो और आपको अच्छे से क्लियर आएगा। देखिए एक एग्जांपल नहीं, तीन एग्जांपल आप स्क्रीन पे, आप इसको अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। इफ एन इंश्योर्ड मोटर कार इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, आपके पास कोई मोटर कार था, उसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा था और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में। एज पर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरेंस कंपनी कैन टेक पोजीशन ऑफ द डैमेज कार। अब जो कार स्क्रैप हो गई वो उसका फिर ओनर कौन होगा? ओनर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी। मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास ले लेगी आफ्टर द कंपनसेटिंग द इंश्योर्ड फुली। वही बात होगी, अगर मान लो ये कार है, ये 10 लाख रुपीज की कार है, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेट पे कर दिया 10 लाख रुपीज। तो अब इसका जो स्क्रैप है कार का वो कौन ले लेगी? वो इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी, ठीक है ना, और यही सेल करेगी। मान लो मैं कहता हूँ 50,000 में वो सेल हो रही है, तो 50,000 में कौन सेल करेगा? इंश्योरेंस कंपनी ही सेल करेगी, मीन्स इंश्योरर सेल करेगा, क्योंकि उसके जो पोजीशंस राइट है वो किसके पास ट्रांसफर हो चुके हैं? इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो चुके हैं। हम ये नहीं कि हमने इंश्योरेंस भी ले लिया प्लस में हमने उसको स्क्रैप में बेच भी दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, खुशी गेट्स हिज मोटर कार इंश्योर्ड। उसने हराएगा मोटर कार इंश्योर्ड, सम ऑफ इट्स पार्ट गॉट डैमेज इन ए रोड एक्सीडेंट। कुछ पार्ट उसके एक्सीडेंट हो गया। सी गेट द इंश्योर्ड क्लेम, उसने इंश्योरेंस क्लेम ले लिया एंड गेट द डैमेज पार्ट रिप्लेस विद द न्यू वन, बट द डैमेज पार्ट विल बी टेकन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब जो भी डैमेज पार्ट बच गया जिसको उसने रिप्लेस कराया था वो कौन लेके चली जाएगी? वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी। वो ऐसा नहीं कि वो कुर्सी के पास रख जाएगी कि कुर्सी आप इसको स्क्रैप में सेल कर देना, क्योंकि हमने पढ़ा था सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मीन्स होता है कि जो ओनरशिप के जो राइट है, जिस प्रॉपर्टी का कोई डैमेज हुआ है उसके जो राइट्स है वो आफ्टर कंपनसेटिंग पास टू इंश्योरेंस कंपनी। जैसे वो कंपनसेट पे करेगी, पैसा देगी आपको लॉस का, तो उसके जो ओनरशिप के राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी को पास हो जाएगी। ठीक है, द इंश्योर्ड हैज नो राइट ओवर द डैमेज पार्ट्स। या इंश्योर्ड कौन है? खुशी। अब खुशी के पास कोई राइट नहीं है कि वो डैमेज पार्ट को अपने पास रखें, सिंस ही हैज ऑलरेडी गॉट कंपनसेट फॉर द लॉस, क्योंकि उसको ऑलरेडी इस लॉस का पैसा मिल चुका है। देखो सभी एग्जांपल्स में एक ही बात आ रही है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पैसा मिल गया इंश्योरेंस का तो आप ये नहीं कहोगे कि जो स्क्रैप वाला वो भी मुझे दे दो। स्क्रैप वाला जितने का बिकेगा जैसा भी है वो इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगी, अपना सेल करेगी। हम डबल काम नहीं कर सकते कि इंश्योरेंस का पैसा भी ले लिया प्लस में स्क्रैप भी अपने घर पे रख लिया कि हम बाद में इसको सेल कर दें। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए इसी के, इफ यू गेट इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट ड्यू टू इररिस्पांसिबल ड्राइविंग ऑफ थर्ड पार्टी, द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट योर लॉस। इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, आपका जो लॉस है वो आपको पे करेगी, एंड विल आल्सो सू द थर्ड पार्टी टू रिकवर द मनी पेड एज क्लेम। और थर्ड पार्टी पे वही केस करेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लिया और हमने थर्ड पार्टी पे केस कर दिया कि भाई मेरे को चोट लग गई उसका पैसा दो। तो डबल काम हम नहीं कर सकते। अगर हमें कंपनसेट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी पे केस करेगी, ठीक है ना, और वो उसे रिकवर करेगी। जो उसने हमें ऑलरेडी पेमेंट दे चुकी है उस पेमेंट को वो थर्ड पार्टी से रिकवर करेगी, ठीक है ना। हम दो जगह से पैसा रिकवर नहीं कर सकते कि इंश्योरेंस कंपनी से भी ले लिया प्लस में हमने उस थर्ड पार्टी पे भी केस कर दिया कि हमें इस पर्टिकुलर लॉस का हमें कंपनसेट कीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्लियर हो गया कि फायदा नहीं उठा सकते, मीन्स नो अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट का इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि चलो हमने लॉस हुआ है तो लॉस भी का कंपनसेट भी करा लो, प्लस में जो चीज बिक गई है उसको बेच दो या दो जगह क्लेम कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, एज पर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 6,
प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन मीन्स क्या होता है? मिनिमाइज करना। आप लिखिए एक तरह से, मिटिगेशन मीन्स होता है मिनिमाइज करना। ये कहता है कि आपको लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। इंश्योरेंस इंश्योर्ड मीन्स उस पर्सन की बात करें, ठीक है। मान लो यहाँ पे मिस्टेक से लेता हूं, कैन क्लेम फॉर लॉस और डैमेज ओनली इफ द लॉस अराइज ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंश्योर्ड। वो क्लेम तभी कर पाएगा जब उसके कंट्रोल में वो नहीं रहा था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड इज एक्सपेक्टेड, इंश्योर्ड से क्या एक्सपेक्टेड किया जाता है? टू टेक रीजनेबल केयर टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, कि वो रीजनेबल केयर करे जिस प्रॉपर्टी का उसने इंश्योरेंस करवा रखा है, फ्रॉम लॉस एंड डैमेज एंड हैज टेकन इफेक्टिव मेजर टू मिनिमाइज द लॉस, और इफेक्टिव मेजर्स उसको फॉलो करना चाहिए टू मिनिमाइज द लॉसेज। द इंश्योर्ड मस्ट नॉट नेग्लेक्ट और बिहेव इररिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग सच इवेंट्स जस्ट बिकम द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इन केस ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। उसको नेग्लिजेंस यूज नहीं करनी चाहिए या इररिस्पांसिबल नहीं होना चाहिए, जस्ट ये मान दो कि प्रॉपर्टी तो इंश्योर्ड है ही। इन केस इंश्योरर फाइंड आउट द लॉस इज ड्यू टू केयरलेसनेस, अगर इंश्योरर को, इंश्योरर मीन्स कंपनी को, अगर कंपनी को पता लग जाता है कि लॉस इज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द इंश्योर्ड मीन्स उस बंदे की केयरलेस की वजह से ये लॉस हुआ है, देन द इंश्योर्ड हैव नो राइट टू बी कंपनसेशन फॉर द लॉस। आप इस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, उसके पास कोई राइट नहीं होगा। और ये प्रिंसिपल कब फॉलो होगा? जब इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि वहां पे जो लॉस हुआ है वो उसकी केयरलेस की वजह से हुआ है, और अगर वो उसको प्रूव कर देगी केयरलेस की वजह से हुआ है, तो फिर वो कंपनसेशन पे नहीं करेगी। मीन्स इंश्योर्ड हैव नो एनी राइट टू बी कंपनसेटेड फॉर द लॉसेस। मीन्स ये कह रहा है कि हमें इंश्योरेंस कराने के बाद में ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस तो करवा ही रखा है गुड्स का, अपना क्या लेता है, नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप केयरलेस यूज करते हो, ठीक है, इररिस्पांसिबल आपका अप्रोचेज फॉलो करते हो, तो उस केस में आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसको कंपनसेट नहीं किया जाएगा। आपको उसकी रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी जिस प्रॉपर्टी को, और आपको जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करना चाहिए। मीन्स यू शुड टेकन इफेक्टिव मेजर्स टू मिनिमाइज द लॉस। अल्टीमेटली प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें लॉस को मिनिमाइज करना है, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस करवा दिया तो इंश्योरेंस कंपनी जाने, हमें कुछ नहीं करना, नहीं। वो आपको पैसा तभी आपको कंपनसेट किया जाएगा जब जो रीजन है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ठीक है ना। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत अच्छे से एग्जांपल है दो। सपोज मिस्टर राम्स हाउस इज सेट ऑन फायर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। ध्यान से देखिए, मिस्टर राम है, उसका हाउस क्या हो गया? फायर हो गया इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन दिस सिचुएशन राम मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू स्टॉप द फायर बाय ऑल पॉसिबल। तो इस केस में उसको जितने भी पॉसिबल वे है उस पॉसिबल वे को फॉलो करना चाहिए आग को बुझाने के लिए, आग को रोकने के लिए। लाइक कॉलिंग द फायर फोर्सेज, इन्फॉर्म नेबर्स फॉर द हेल्प एटसेट्रा। मीन्स उसकी ट्राई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको फायर हो गया तो वो उसको स्टॉप ही ना करे, कोई भी मेजर्स ना ले। हमने पढ़ा था अभी कि इफेक्टिव मेजर्स उसको शुड बी टेकन, ठीक है ना। He must not remain inactive and watch his house burning, hoping, why should I worry? ध्यान से देखिए कितनी बड़ी बात है। Why should I worry? मैं क्यों चिंता करूं? Because I have insured my house, क्योंकि मैंने तो अपने हाउस को इंश्योर्ड करा रखा है, इसलिए मुझे चिंता करने की बात नहीं है। घर जलता है तो जलने दीजिए, हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आपको कोई कंपनसेट नहीं किया जाएगा अगर आपने मिटिगेशन ऑफ लॉस की कोशिश नहीं की तो, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल देखिए, शिवम हैड केप्ट स्टॉक इन द वेयरहाउसेस। शिवम ने अपना वेयरहाउस में स्टॉक रखा हुआ था। देयर वाज ए फ्लड अलर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बट ही डिड नॉट रिमूव गुड्स फ्रॉम द वेयरहाउस
एंड द गुड्स वर डैमेज ड्यू टू फ्लड। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया फ्लड आने वाला है, और उसने गुड्स को रिमूव नहीं किया और गुड्स क्या हो गया, डैमेज हो गया। दो हिज गुड्स वर इंश्योर्ड, अब उसका गुड्स इंश्योर्ड था अगेंस्ट फ्लड, बट इंश्योरेंस कंपनी में रिफ्यूज टू पे फॉर द लॉसेज। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इसको रिफ्यूज कर सकती है। क्यों कर सकती है? एज ही कुड हैव इजिली अवॉइडेड दिस, कि वह इस लॉस को अवॉइड कर सकता था, वो उस गुड्स को रिमूव कर सकता था, किसी सेफ प्लेस पे उसको लेके जा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने जस्ट वही फॉलो की कि वाई शुड आई वरी, मैं क्यों चिंता करूं, ठीक है ना, बिकॉज माई गुड्स इज ऑलरेडी इंश्योर्ड अगेंस्ट फ्लड, ठीक है ना। तो अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, मीन्स यू हैव नो राइट फॉर कंपनसेटेड, ठीक है, आपके पास कोई राइट नहीं है कंपनसेशन लेने का, क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस को फॉलो नहीं की, ठीक है। तो क्लियर हमारे 6 प्रिंसिपल। अब हम करते हैं लास्ट प्रिंसिपल इंश्योरेंस का, और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो आप जानते हो कि कंट्रीब्यूशन जो हम पैसा डालते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। इट इज अप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक चीज आप ध्यान रखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना, लाइफ में अप्लीकेबल नहीं होता। लाइफ में हम कर सकते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, जनरल इंश्योरेंस के केस में होता है। इंडेमनिटी का मतलब ही हमारा जनरल इंश्योरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंश्योर्ड कैन इंश्योर द सेम सब्जेक्ट मैटर विद 2 और मोर इंश्योरेंस कंपनी। क्या कर रही है कि एक इंश्योर्ड है, मीन्स कोई पर्सन है, वो सेम सब्जेक्ट मैटर का 2 या 2 से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवा सकता है। तो सेम सब्जेक्ट, मान लो हमारे वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा है, हमने फायर के अगेंस्ट हमने इंश्योरेंस करवाया, तो हम 2 कंपनी से करवा सकते हैं, 2 करा सकते हैं, 2 से ज्यादा भी करा सकते हैं। बट ही कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉसेज। लेकिन वो जो कंपनसेशन मिलेगा वो सिर्फ जो एक्चुअल लॉस में हुआ है वहां तक ही मिलेगा उसको, एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉसेज, आइदर फ्रॉम ऑल इंश्योरेंस या फ्रॉम एनी वन इंश्योरेंस, या तो वो सभी से ले ले या फिर किसी एक से ले ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो मेरे पास 50,000 का स्टॉक था, एग्जांपल देता हूं, आप देखिएगा 50,000 का स्टॉक था, मैंने इसको इंश्योरेंस कराया, 2 कंपनी से कराया, फर्स्ट सेकेंड, 2 ही लेते हैं अभी। 50,000 का यहाँ से कराया और 50,000 का मैंने यहाँ से कराया, ठीक है। अब मेरा स्टॉक डैमेज हो गया या जो भी रीजन होगा, क्रैश हो गया। अब मुझे जो लॉस हुआ एक्चुअली वो कितना लॉस हुआ है, 50,000 का, तो मुझे 50,000 मिलेगा टोटल, चाहे वो 25 दे दे या फिर एक 50 दे दे। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट कंपनी से भी क्लेम कर लिया, सेकंड से भी क्लेम कर लिया और हमने 1 लाख रुपए ले लिए, 50 फर्स्ट कंपनी से और 50 सेकंड कंपनी से, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि जो कंपनी है जिससे हमने इंश्योरेंस ले रखा है वो आपस में कंट्रीब्यूट करेगी, और कंट्रीब्यूशन एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉसेज, जितना लॉस हुआ है। तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी करेगी, ये हमें हमारी जो कंडीशन होगी जब हम इंश्योरेंस कराएंगे दूसरी बार, तो हमें पहले उसके बारे में कोई इंश्योरेंस उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो फिर उसकी बेस पे वो डिसाइड किया जाता है कि 25 देंगे या 30 या 20 देंगे या सिर्फ फर्स्ट कंपनी 50 देगी। लेकिन ध्यान रखिए दोनों मिला के 50 से ऊपर नहीं होगा। मीन्स इंश्योरेंस इज नॉट ए इनकम ऑफ सोर्स, इस चीज को माइंड में फिट कर लीजिए कि इंश्योरेंस से हम पैसा नहीं कमा सकते, इंश्योरेंस जस्ट ए कंपनसेशन ऑफ योर लॉस, आपका लॉस को कंपनसेट करता है, ये कोई प्रॉफिट नहीं देता, कोई कमाई करके नहीं देता ये, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देख रहा हूँ प्रिंसिपल नंबर 7 के, देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इफ मिस्टर धवल इंश्योर्स हिज हाउस, ध्यान रखिए सब्जेक्ट मैटर क्या, हाउस, वर्थ 1 लाख फ्रॉम 2 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मींस इंश्योरेंस कंपनी, कौन कौन सी कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी फॉर 90,000 एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी 60,000। ध्यान से देखिएगा, उसे 2 कंपनी से कराया, ये तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, मैं यहाँ पे लिखा हूँ NIC, और एक उसने करा रखा है UIC, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, 90,000 का यहाँ से करवा रखा है,
और 60,000 का उसने यहाँ से करवाया। धवल्स एक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय इज वर्थ ऑफ 60,000, और जो उसका लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 60,000 का उसका लॉस हो गया। Then Mr. Dhaval can claim the full loss of 60,000 either from National Insurance Company or from United Insurance Company। अब वो 60,000 का जो उसका लॉस हुआ है वो या तो वो नेशनल इंश्योरेंस से ले सकता है या फिर वो यूनाइटेड इंश्योरेंस से ले सकता है, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, रेशियो में क्लेम कर सकता है। जैसे एनआईसी और यूआईसी का रेशियो देख लो कितना है, 90,000 और 60,000, तो ये हो गया 9 और 6। तो आप इसको जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 और 6 15, तो 9/15 एंड 6/15। अब जितना भी टोटल लॉसेज है उसका 9/15 कौन पे करेगा, एनआईसी, और 6/15 कौन पे करेगा, यूआईसी। तो इस केस में 60,000 का जो लॉस है उसका 9/15 है वो करेगा एनआईसी, और 60,000 का जो 6/15 है वो करेगा हमारा यूआईसी। लेकिन ध्यान रखिए ये 60,000 से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें आगे भी देखा कि इफ नेशनल कंपनी पेड द फुल अमाउंट 60,000 टू धवल, अगर एनआईसी उसको 60,000 का पे कर देती है, ही कैन क्लेम द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ 24,000 फ्रॉम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अगर इसने उसको 60 के 60 दे दिए तो इसका जो रेशो बनता है वो यूआईसी से खुद कवर करेगी, न कि मिस्टर धवल करेगा। ऐसा नहीं कि मिस्टर धवल ने यहाँ से भी क्लेम कर लिया एनआईसी से और वहां से भी क्लेम कर लिया, दो जगह से वो क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो इसका जो रेशियो बनता है वो 36,000 बनता है और इसका 24,000 बनता है, तो या तो 36 एनआईसी दे देगा, 24 यूआईसी दे देगा, या फिर 60 एनआईसी ने दे दिया तो फिर वो क्या करेगा, 24 अपने पास रख लेगा। ये 24 कहाँ चले जाएंगे, फिर एनआईसी के पास आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मिस्टर धवल को तो कंपनसेट कर रखा है। तो समझ में आया कंट्रीब्यूशन, कि जब ये पेमेंट होगी आपकी कोई डैमेज के रिगार्डिंग तो वो कंट्रीब्यूशन बेस पे होगी। ऐसा नहीं कि सब अपना अपना पैसा दे देंगे फिर तो उसके पास प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, कंट्रीब्यूशन बेस पे काम किया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 3 प्रिंसिपल पढ़े हैं। मैंने जैसे कि लास्ट क्लासेज में बताया था कि इंश्योरेंस प्रिंसिपल इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पज। देखो 6 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, इसमें हर बार आता है, ठीक है।